ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कल की बातों को आगे डिस्कस करेंगे और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रेंज एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, कल का हमारा यही टॉपिक था कि कल मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी एमीटर और वोल्ट मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, कैसे हम ज़्यादा अमाउंट का या ज़्यादा क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, इस क्रम में मैंने कल आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जब भी, अच्छा हिंदी में बता दूं मैं इसको बोलते हैं, या हिंदी में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अमीटर एवं वोल्ट मीटर में परास विस्तार। ठीक है, परास मतलब हुआ रेंज, विस्तार मतलब हुआ एक्सटेंशन, रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था, एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा समझाया था कि कैसे हमको अगर 5 एम्पियर का हमारे पास कोई एमीटर है, इससे हम कैसे ज्यादा अमाउंट की करंट को मेजर कर सकते हैं, ये मैंने बताया हुआ है। तो वो पढ़ना कैसे है, ये तो हुआ बेसिक सी बात। पढ़ना क्या है, पढ़ना हमको ये है कि एग्जाम में प्रश्न आता है कि एमीटर व वोल्टमीटर के परास या रेंज के एक्सटेंशन को करने के लिए क्या क्या उपाय हैं उसको समझाइए। ठीक है, आप थोड़ी सी कहानी लिखना जो मैंने कल बताया था कि क्यों जरूरी है, फिर आप बताना कि एमीटर को रेंज एक्सटेंशन के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर के लिए क्या करते हैं। तो वहां से आया था शंट इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता रखा था आपको, एमीटर के लिए हम लोग शंट लगाते हैं। शंट क्या होता था, शंट एक पैरेलल सर्किट की तरह काम करता है जो एमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है। एमीटर के पैरेलल में शंट को लगाया जाता है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लो, ठीक है, समझना ध्यान से, ये कोई लाइन है, कोई सप्लाई है, कोई सप्लाई है, कोई लाइन है, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को मापना है। ठीक है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर लगाना पड़ेगा। और एमीटर को कैसे लगाते हैं, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम लगाएंगे एक एमीटर, करंट को, धारा को मापने के लिए एमीटर, जिससे धारा मापा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एमीटर लगाते हैं तो हम ऐसे लगा लिए। ठीक है, क्लियर है। अब एमीटर जो मान देगा तो करंट का मान पता चल जाएगा, वो तो आसान सी बात है, समझ गए। इस एमीटर को क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, अगर मुझे इसी एमीटर को जोड़ना है तो हम क्या ऐसे नहीं जोड़ सकते, अभी भी तो सीरीज में ही है। देखो करंट गई, करंट ऐसे गई, करंट यहाँ से निकल गई, अभी भी सीरीज में ही है। तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे
ऐसे इसके थ्रू होके करंट कहीं से बट तो नहीं रही है, करंट कहीं से बट तो नहीं रही है ना। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये अरेंजमेंट किया है यह भी क्या है, ये भी श्रेणी क्रम है। इस एमीटर को हमने कैसे जोड़ा है, सीरीज में जोड़ा है, ठीक है। तार थोड़ा सा इस समझाने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वरना हम इसको ऐसे ही करते हैं, एमीटर को ऐसे डायरेक्टली जोड़ देते लाइन से जो सप्लाई है, लेकिन समझाने के लिए शंट को हमने ऐसे जोड़ा है, यह भी सीरीज में है और यह भी सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, ठीक है। चलो समझते चलना कहानी को ध्यान से, है ना। ये एमीटर है और एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि एमीटर क्या है, एमीटर के अंदर कॉइल है, कुंडली है। एमीटर के अंदर क्या है, कुंडली है जिसमें धारा का प्रवाह होता है। और कुंडली किससे बनी होती है, चालक से बनी होती है। भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो इस एमीटर का रेजिस्टेंस हमने कहा कि आर ए पर ए आर ए है, ठीक है। इस स्थिति में क्या करेगा, यह एमीटर इस धारा के मान को बताएगा। हमें क्या करना है कि इसके मान को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, शंट का इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं कि करंट को ज्यादा मेजर कराएं। अब एक बात समझना, अगर बहुत ध्यान समझना बात को, अगर इस एमीटर की जो क्षमता, एमीटर ऐसे बना है, ठीक है, ये 0 है, ये 5 है, 1 2 3 4, ऐसे एमीटर होता होगा, अंदर बाहर से ऐसे दिखता होगा। अभी कितना है, 0 1 2 3 4, मतलब इसमें वो करंट को मापता है। तो मिनिमम तो 0 है, अधिकतम कितना करंट माप सकता है ये एमीटर, 5। ये उदाहरण मैंने बताया। तो मान लो बेटा कि यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट बह रही है, समझना ध्यान से। तो ये कितना मापेगा, यह कहेगा भैया हम भी 5 एम्पियर माप दिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब हमने कहा नहीं यार, हमको 10 एम्पियर नापना है। अब हमने कहा कि हम 10 एम्पियर की करंट प्रवाहित करा रहे हैं। पहले 5 एम्पियर जब था तो 5 तो माप दिया, इसकी क्षमता कितनी है, 5 ही है। हमने कहा कि 10 एम्पियर की करंट जरा नापो, तो भैया 10 एम्पियर करंट नाप पाओगे, इसकी क्षमता ही जब 5 एम्पियर की है तो नाप पाओगे, नहीं नाप पाओगे। आपकी क्षमता अगर 10 रोटी खाने की है तो आपको 20 खिलाया जाएगा तो खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, हाजमा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से इस एमीटर की क्षमता है, अधिकतम आपको दिख रहा है भाई, तोड़ के तो बाहर निकलेगा नहीं, अधिकतम क्या करेगा, ऐसे ही 5 एम्पियर तक माप सकता है, इससे ऊपर तो ये जाएगा नहीं। अगर मैं अधिकतम की बात करूं तो इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, उसकी निडिल जो है, सुई जो है, यहाँ अटक जाएगी। और ज्यादा करंट अगर दे दिए, 5 से ज्यादा दिए, तो ये तुरंत डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I²RT के हिसाब से हीट प्रोड्यूस होता है। हीट मतलब होता है बेटा उष्मा, उष्मा से क्या होगा, ये जल जाएगा। जल मतलब वो वाला जलना नहीं होगा, पानी नहीं, बर्न होना, ठीक है, जलना, तो ये जल जाएगा। ज्यादा करंट दिए 5 से ज्यादा तो ये बर्न करेगा, डैमेज कर जाएगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम करंट को मेजर करेंगे, इसकी क्षमता से ज्यादा नहीं करंट भेजेंगे, ठीक है। यहाँ 5 एम्पियर अगर इसकी क्षमता है तो आप 6 एम्पियर 7 एम्पियर करंट जैसे ही प्रवाहित करोगे ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन आपको मापना कितना है,
आपको नापना है 10 एम्पियर, यहां पे इस्तेमाल करते हैं शंट का, ठीक है। आपको मापना कितना है 10 एम्पियर, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं जिसको शंट कहते हैं, और हमने लगा दिया एक शंट, ठीक है, नाम बहुत प्यारा है शंट का, शंट, ठीक है, शंट लगा दिया। अब बेटा समझना कहानी है, अब अगर हम 10 एम्पियर की धारा यहाँ प्रवाहित कर भी रहे हैं, मान लिया कि अब जो करंट है कितनी प्रवाहित कर रही थी यहाँ पे 10 एम्पियर, तो अब क्या होगा कि इसको 5 एम्पियर ही चाहिए, तो हम इसमें इतनी ही धारा प्रवाहित करेंगे जितना ये सहन कर सकता है, जितना ये बर्दाश्त कर सकता है, जितने से खराब ना हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां अगर 5 एम्पियर है तो हम कहेंगे भैया यहाँ 5 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी जाना है, मतलब जो एक्सेस करंट है ना, जो ज्यादा करंट है, भाई 10 क्या है, ज्यादा करंट है, उसको चाहिए था 5 ही, 5 से ऊपर तो खराब हो जाएगा, तो बाकी करंट यहां से निकल जाएगी, तो हमारा एमीटर क्या है, सेफ हो गया, ठीक है, एमीटर हमारा सुरक्षित हो गया। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग, आपको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होता ऐसे ही है। अब जब हमने कहा कि ये हमने कनेक्ट किया है तो इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, हमने कहा RSH, भाई इस एमीटर का रेजिस्टेंस RA है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा RSH। यहां करंट फ्लो कर रही है बेटा, वो है IA, एमीटर में करंट नहीं फ्लो कर रही है IA, तो यहां भी तो करंट फ्लो कर रही है, हमने कहा करंट जो फ्लो कर रही है वो है ISH, ठीक है। चलो अब इसको जरा एग्जांपल को हटाते हैं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो जब भी हमें धारा एमीटर से मापनी होगी, हम क्या करेंगे, एक शंट को लगाएंगे रेंज को बढ़ाने के लिए, इस शंट का काम है सारा, ठीक है, और फिर जारी की सारी धाराएं आकर के यहाँ मिल जाएंगी। फिर हमने कल, आपको क्या बच्चा कल में बताया था कि बेटा यहाँ करंट बढ़ रही है, इस पॉइंट पे कैसे बढ़ रही है, आई KCL लगाते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ, इस पॉइंट पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग होता है, IA प्लस ISH, ठीक है, क्लियर है। यहां से हमने कल कैलकुलेशन किया था, ठीक है, क्या किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया था, फिर क्या किया था कि जो वोल्टेज है वो बराबर होगा, मैंने कहा था जो विभव है ये दोनों पैरेलल है दूसरे के, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है, तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, करंट IA है, रेजिस्टेंस RA है, IA इंटू RA, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा, करंट ISH है, रेजिस्टेंस RSH है, तो ISH RSH, SH मतलब शंट, ठीक है, बहुत अच्छे। यहां से हमने एक्सप्रेशन एक निकाला था, वो क्या था, डायरेक्ट लिख देता हूं, सॉल्व करने के बाद जो आया था, ये आया था कि RSH इक्वल टू RA अपॉन N-1, ये बेटा एक्सप्रेशन आया था, जहां पे N बराबर क्या था, I अपॉन IA, और I क्या है, I क्या है, परिपथ में बहने वाली करंट, परिपथ सर्किट है ना कोई। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको तुमको और विजुलाइज कराने का प्रयास करूं,
इस सर्किट को ऐसे समझ लो, आप समझ में आ रहा है, ये वोल्टेज है, ये आर है, ऐसे करते हैं, और हमको यहां करंट मापना था। सर्किट कुछ ऐसी होती है, ये सर्किट ही है, बस मैंने उसका एक पॉइंट लिया था, ठीक है। एन का मान क्या होता था, एन बराबर आई अपॉन आई ए। इसको एन को बोलते थे बेटा, एक नाम दे देते कि शंट की शक्ति, गुणक शक्ति, शंट की गुणक शक्ति, ठीक है। आई होप शंट की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे, और आगे ये लिखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यानी कि शंट हमारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में, ठीक है। हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ शंट। शंट के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ शंट। पहला पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए, जैसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं समझाता भी हूं पर लिखते चलना साथ में। लिखो, शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध ताप गुणांक, शंट का प्रतिरोध ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, दिख रहा है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक मिनिमम होना चाहिए। सेकंड, शंट में विद्युत धारा वहन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, विद्युत धारा वहन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा करंट कैरिंग कैपेसिटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो हमारा कुंडली है, वो क्वाइल है, जो शंट है, सॉरी शंट है, वो करंट को ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके बिना गर्म हुए, सीखना, बिना गर्म हुए, बिना गर्म हुए, मतलब बहुत ज्यादा हीट ना कर जाए, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखा, शंट में विद्युत धारा वहन करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए बिना गर्म हुए, ठीक है। देखो शंट का प्रतिरोध, तीसरा पॉइंट लिखो, शंट का प्रतिरोध, शंट का प्रतिरोध उपयंत्र के प्रयोग काल में, उपयंत्र के
प्रयोग काल में अपरिवर्तनीय होना चाहिए। शंट का प्रतिरोध उपयंत्र के प्रयोग काल में अपरिवर्तनीय, ठीक है, अपरिवर्तनीय होनी चाहिए, मतलब चेंज ना हो। जैसे आप शंट को इस्तेमाल कर रहे हो और ऐसा ना हो कि जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका एमीटर का, उस समय के साथ क्या हुआ कि प्रयोग काल के दौरान, मतलब मेजरमेंट के दौरान इसका रेजिस्टेंस चेंज होने लगा। अब रेजिस्टेंस चेंज कैसे हो सकता है? रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, ओम्स का नियम पढ़ रखा है कि जब हमारा इस फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। मॉइस्चर है कि डेंसिटी कितनी है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है। तो ऐसी जगह पे हम करें कि शंट का प्रतिरोध हमारा जो है वो चेंज ना हो। ये तो वैल्यू अलग अलग आएगी। आरएसएस का मान बेटा बदलेगा तो एन का मान बदलेगा, एन का मान बदलेगा तो इसका मान डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे? शंट का मान बदलना नहीं चाहिए, एक ये भी गुण है। लिख लो अगला पॉइंट, शंट का ताप विद्युत वाहक बल, शंट का ताप विद्युत वाहक बल थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ न्यूनतम होना चाहिए। ताप विद्युत वाहक बल थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ न्यूनतम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, शंट जंग एवं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसे कहते हैं बेटा, ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। चलो, जंग हमें लगनी चाहिए। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो मैंने कहा कि न्यूनतम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर के हिसाब से, ऐसा देखो मैंने बताया ना, ओम्स का जब नियम हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर के हिसाब से भी रेजिस्टेंस बदलता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, मतलब ताप के हिसाब से प्रतिरोध के मान पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क पड़ना है बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में ज्यादा परिवर्तन ना हो, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। भाई अगर हमारी शंट की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट ये वहन करेगा। जब ये ज्यादा करंट वहन करेगा तो यहाँ करंट कम होगी। भाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 10 है, यहाँ 8 हो गया, इसमें तो इसमें 2 ही जाएगा ना, समझ रहे बात को, इसमें 2 ही जाएगा। तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि इसमें करंट कम जाएगी एमीटर में, और एमीटर में करंट थोड़ी भी कम रहेगी तो एमीटर हमारा सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा। और करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होने से ये भी फायदा होता है, अगर है तो हमारा जो शंट है वो ज्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, स्ट्रेंथ होगा। कहने का मतलब ये कि जल्दी बर्न नहीं करेगा, जलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। अगर करंट कैरिंग कैपेसिटी कमजोर होगी, मान लीजिए आपकी 10 रोटी खाने की है और आपको 12 या 15 रोटी दिया जाए, ठीक है, आप नहीं खा पाओगे। बट अगर किसी की क्षमता ज्यादा है वो 10 तो खाता ही है, बट 15 तक भी वो अपने आप से मैनेज कर सकता है, तो वो सस्टेन कर जाएगा। वही कहने की बात है कि इसका रेजिस्टेंस जो भी है, बट इसकी जो कैपेसिटी है ना, वो क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा करंट को भी वो स्थिति में भी वो खराब ना हो, यानी कि जले नहीं। क्योंकि ज्यादा करंट कहीं भी बेटा होता है किसी रेजिस्टेंस में, बेसिक सा फंडा समझिए, रेजिस्टेंस कहीं भी ज्यादा होगा तो वो सर्किट या वो सेक्शन जो है वो जल्दी बर्न कर जाता है, जल जाता है, ठीक है।
तो ये कहानी रही। क्लियर है? और क्या पॉइंट था? ऑक्सीडेशन से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन से, जंग से, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी क्वालिटी इफेक्ट करेगी। भाई शंट क्या है? शंट एक तार है, एक कंडक्टर का बना हुआ है, जंग लग सकता है उससे खराब होगा, ऑक्सीडेशन हो सकता है उससे भी खराब होगा, इससे प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ भी इसका मिनिमम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है और उसके द्वारा अगर कोई यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो हम पढ़ते हैं थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उसका प्रभाव भी मिनिमम होना चाहिए। तो जो सारी बात का निचोड़ है वो यही निकला है कि इस पे लगने वाला कोई भी प्रभाव जो है ना, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट ना हो, शंट हमारा परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तनीय हो, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो शंट में ये गुण होना चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग लिखो शंट के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ शंट, शंट के लाभ। तो साफ कर देते हैं। लिख लो, इसकी सहायता से, पहला पॉइंट, इसकी सहायता से निम्न मान की विद्युत धारा, इसकी सहायता से निम्न, निम्न मतलब लो, मिनिमम वैल्यू, निम्न निम्न मान की विद्युत धारा वहन करने वाले की क्षमता, वहन करने की क्षमता, निम्न मान की विद्युत धारा की वहन करने की क्षमता वाले उपयंत्र को, उपयंत्र को उच्च मान की विद्युत धारा वहन करने की क्षमता, उच्च मान की विद्युत धारा वहन करने की क्षमता वाले एमीटर में बदला जा सकता है, वाले एमीटर में बदला जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि निम्न मान, भाई एमीटर का निम्न मान है, हमने कहा 5 एम्पियर था, ठीक है, निम्न मान की क्षमता है, कम क्षमता है, इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने शंट लगाया, यही लिखा बेटा हमने, निम्न विद्युत धारा की क्षमता वहन करने वाले उपयंत्र को हाई वैल्यू, उच्च मान, उच्च विद्युत धारा की क्षमता में वाले एमीटर में बदला जा सकता है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट, अलग अलग मान की शंट से, अलग अलग मान के शंट से, अलग अलग मान के शंट से एक ही उपयंत्र को, एक ही उपयंत्र को कई परासों की विद्युत धाराओं को, एक ही उपयंत्र को कई परासों की विद्युत धारा, कई परासों की विद्युत धाराओं को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कई परासों की विद्युत धाराओं को मापने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कहानी समझ लो, लिखने में अगर कुछ है तो बेटा सब तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल रहा है, तो आप उसको एडजस्ट करके सब लिख लेना। कहने का मतलब ये है कि एक ही हमारे पास उपयंत्र है, उपयंत्र यहाँ पे क्या है, एमीटर है, लेकिन हम कई परास की विद्युत धाराओं को मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, शंट को बदल के। शंट को बदला तो हम 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, जितना भी हमको मापना है
इंस्ट्रूमेंट नहीं बदलेंगे बेटा, इंस्ट्रूमेंट वही रहेगा, शंट का मान बदलते जाएंगे और शंट का मान बदलते जाएंगे और उसके द्वारा हम अपनी क्षमता को, अपने परास को, अपने रेंज को, एमीटर के रेंज को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बेटा कि हमको ये बदलना नहीं है, इंस्ट्रूमेंट यही रखना है, बस शंट का मान, इसलिए शंट का मान यहाँ निकालते हैं, शंट का मान बदलेंगे, एक बार ये है जो शंट का मान आएगा उसके हिसाब से देखेंगे, फिर शंट बदलेंगे, तो शंट के मान के हिसाब से ही हम अलग अलग तरासों में अलग अलग रेंज को हम फाइंड करते हैं एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, बाह्य शंट का उपयोग कर, थर्ड पॉइंट है, बाह्य शंट का उपयोग कर उपयंत्र को परिपथ से काफी दूर रखा जाता है। बाह्य शंट का उपयोग कर उपयंत्र को परिपथ से काफी दूर रखा जाता है ताकि दूर स्थित परिपथों का मापन भी सुविधापूर्वक किया जा सके। दूर स्थित परिपथों का मापन भी सुविधापूर्वक किया जा सके और उपयंत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का कम प्रभाव पड़े और उपयंत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का कम प्रभाव पड़े। ये कहने का मतलब क्या है, कुछ खास पॉइंट नहीं था, बस इतना था कि जब भी हम ये मेजरमेंट करते हैं बेटा तो एक्सटर्नल जो ये है ना इसको दूर लगाते हैं। मैंने वही कहा ना कि दूर क्यों लगाया है, क्यों नहीं पास में लगाया, ये दूर रखते हैं जिससे, मान लो एक एग्जांपल समझना, मान लो मैंने यहाँ पे एक शंट बना दिया, ये शंट, ठीक है, अब हमको एक एमीटर नापना है, हम यहाँ पे एक एमीटर लगा दिए, कोई दिक्कत, हमने कहा पड़ोसी को भी लगाना था, वो भी कहा वही हम भी लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से कर लिया। तो शंट को हम दूर रखते हैं तो अलग अलग एमीटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि जो एमीटर में क्या होता है बेटा, कॉइल होती है, कुंडली होती है, मैं बता रखा है, सारी बातों को याद रखना, भूलोगे तो तुम्हारी दिक्कत है, सब बता रहा हूँ बच्चे, सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जान लेना। कुंडली की वजह से क्या होता है बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, यहाँ चुंबकीय, तो बेटा शंट पे भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। और हमको अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ने से रेजिस्टेंस का मान परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से क्योंकि प्रतिरोध में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए हम लोग शंट को दूर रखते हैं यंत्र से कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उस पर न पड़े। क्लियर है, दो कारण समझ में आया, एक तो हम एक ही शंट से कई सारे मान ले सकते हैं, एक ही शंट से कई सारे मान ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र से हम अपने उपयंत्र को बचा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बचा सकते हैं। हो सकता है कि एक मीटर यहाँ पे लगा है, दूसरा मीटर यहाँ लगा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को परेशान करे। भाई क्योंकि कॉइल जो होती है, आपको मैं बताता हूँ फिर से, ये जो होता है ना बेटा, यहाँ पे कॉइल होती है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होता है, तो अगर ये भी क्या है, ये भी तो आयरन का बना होता है, निकल का बना होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में बेटा अगर जैसे ही होगा तो इस पे भी विस्थापन लगेगा, इस पे भी विचलन होगा, इस पे भी डिफ्लेक्शन होगा, तो ये डिफ्लेक्शन होगा तो बेटा ये त्रुटि को प्रोड्यूस करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि एरर प्रोड्यूस हो, हम तो नहीं चाहेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र से बचा के रखते हैं। ठीक है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको लिख लिए, तो एक अच्छा सा प्रश्न लिखो और एक प्रश्न को हल करते हैं।
न्यूमेरिकल लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, यही लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। एक चल कुंडली एक चल कुंडली धारामापी की कुंडली का एक चल कुंडली धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। ये ओम है तथा 50 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की विद्युत धारा पर वह पूर्ण विक्षेपित होता है। उसे 100 एम्पियर की विद्युत धारा मापने योग्य बनाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न अगर बेटा समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। दिख रहा है? ठीक है। एक चल कुंडली, चल कुंडली मतलब, चल मतलब हुआ मूविंग, कुंडली मतलब हुआ कॉइल। तो मूविंग कॉइल मैंने बताया है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एक प्रकार का मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। एक मूविंग आयरन होता है, चल लौह प्रकार का। यह कैसा है? चल कुंडली है, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का हो, कोई मतलब नहीं है, बस एक लिखा हुआ है चूंकि प्रश्न में, तो चल कुंडली प्रकार का धारा मापी। धारा मापी मतलब बेटा क्या हुआ? अमीटर, धारा को मापने वाला। कि कुंडली का प्रतिरोध किसका? धारा मापी की। बेटा समझना प्रश्न को, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारा मापी कौन है? एमीटर। यहां देखो ध्यान से, इस कुंडली का प्रतिरोध इसका मान ले रखा है 1 ओम है। समझ रहे हो? चल कुंडली एक धारा मापी है। इस धारा मापी की कुंडली, जो कुंडली इसके अंदर होगी, उसी कुंडली का प्रतिरोध कितना है?
1 एम्पियर है, तो आरए का मान दे रखा है 1 एम्पियर। कहानी समझ में आई? आ गई। और 50 मिली एम्पियर की विद्युत धारा पर वह पूर्ण विक्षेपित होता है। मतलब 50 मिली एम्पियर की विद्युत धारा इसको अगर मिले तो यह पूर्ण विक्षेपित हो जाएगा। मतलब इसकी क्षमता कितनी मैक्सिमम है? 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर से आपने 51 या 52 मिली एम्पियर दिया तो हो सकता है कि ये जल जाए। तो अधिकतम कितना ये कर सकता है? 50 मिली एम्पियर तक का करंट इसमें बह सकता है। मतलब इस एमीटर में कितना करंट बह सकता है? 50 मिली एम्पियर। इस धारा मापी में विद्युत धारा कितनी बह सकती है? 50 मिली एम्पियर की। तो यही तो है इसका। आगे क्या है? एमीटर में बहने वाली करंट है। तो 50 मिली एम्पियर की विद्युत धारा में ये पूर्ण विक्षेपित होता है। अधिकतम इतनी ही करंट बह सकती है। उसे 100 एम्पियर की विद्युत धारा मापने योग्य बनाना है। मतलब हमको पहले यहाँ की जो धारा मापनी है, हम कह रहे हैं कि हमको 100 एम्पियर मापनी है। क्षमता कितनी है इसकी? 50 मिली एम्पियर की। 50 मिली एम्पियर की क्षमता है, लेकिन मापना कितना है? 100 एम्पियर। कितना ज्यादा नापना है, और इसी इंस्ट्रूमेंट से नापना है, परिवर्तन नहीं करना है। और उसको मापने योग्य बनाने के लिए हमको एक शंट की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछा है कि उस शंट आवश्यक शंट प्रतिरोध का गणना कीजिए। मान क्या होगा? इसका मान पूछा है। बात समझ में आई? बेटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। कुंडली की धारा माप, कुंडली धारा मापी मतलब एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे देता चल रहा हूं। कह रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध किसके? धारा मापी के। धारा मापी मतलब एमीटर कितना है? 1 ओम है। तो हमने कहा कि भैया आर ए का मान कितना है? 1 ओम है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 50 मिली एम्पियर की विद्युत धारा पर वह पूर्ण विक्षेपित होता है। पूर्ण मतलब बेटा समझते हो ना? जैसे ये समझ रहे हो, ये हुआ अर्ध विक्षेपित, आधे पे है। ये हुआ पूर्ण विक्षेपित, पूरे पे विक्षेपित। इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है। मतलब अगर ये 0 है, ये 50 मिली एम्पियर है। 50 मिली एम्पियर से नीचे नहीं जा सकता, इससे ज्यादा इसका मिडिल जो है ना नहीं जा सकता। यही है पूर्ण विक्षेपित की अवस्था। एमीटर में कितना करंट बह सकता है? 50 मिली एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि एमीटर की जो करंट है वो कितनी है? 50 मिली एम्पियर। ठीक है, अब हो गया। उसे 100 एम्पियर की विद्युत धारा को मापनी है। 100 एम्पियर का मतलब अब हमको 50 मिली एम्पियर केवल क्षमता थी। हमने कहा भैया हमको 100 एम्पियर का मापना है। हम लाइन में अब 100 एम्पियर बहा रहे हैं। इस लाइन में कितना बहा रहे हैं? अब 100 एम्पियर बहा रहे हैं। समझ रहे हो ये कहानी? समझ रहे हो? इस आई का मान हमको अब ये नापना है। तो यहाँ पे 100 एम्पियर हो गया आई का मान। जो नापा जाता है वो लाइन में तो करंट बह रही है, सर्किट में जो करंट बह रही है वही तो नापा जाता है। तो सर्किट में कितनी करंट बह रही है? बेटा 100 एम्पियर की करंट बह रही है। कह रहा है कि RSH का मान बताओ कि कितना शंट का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सूत्र आपके पास सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला RSH का लिखा हुआ है। RSH बराबर होता है RA अपॉन N-1। N का मान होता है I अपॉन IA, जिसे शक्ति गुणक शक्ति कही जाती है। N का मान बेटा निकाल लो। N का मान निकाल के यहाँ पुट कर दो, RSH का मान निकल जाएगा। जल्दी से करो।
चलो पहले हम ऐसे लिख लेंगे, हमें क्या क्या पता है और क्या निकालना है। फिर हम क्या करेंगे, n का मान निकाल लेते हैं बच्चे। n का मान हमको पता है कि i अपॉन होता है ia, और i का मान कितना है 100, और ia का मान क्या है 50। लेकिन ये एमीटर है ये और मिली एमीटर है। क्वेश्चन में कितना दिया है, एमीटर और मिली एमीटर, तो 50 है। मिली के लिए क्या करते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। सूत्र को मैं हटा दूं यहां से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा 100/0.05। 10⁻³ मतलब क्या, दशमलव इधर चलेंगे 1 2 3 तीन बार, 3 मतलब क्या 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे ना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स तो आप मैं मान के चल रहा हूँ तो आपको आती है, अगर नहीं आती है तो सीख लो, आगे काम पड़ेगा, ठीक है। 1 0 1 0, ये हो गया 5, ठीक है। 5 दूना 20, 2000 हमारा आ जाएगा। हमने क्या किया 100 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 5 हो गया, ये 10,000 हो गया, 5 से डिवाइड किया तो 2000 मिल गया। n का मान कितना मिल गया 2000/2000 मिल गया, ठीक है। स्पष्ट है। जब बेटा यह स्पष्ट है तो RSH का मान निकल जाएगा क्या, तो RSH का मान बेटा मैं यही लिख देता हूं, RSH बराबर क्या होगा RA/n-1। RA कितना है 1, n का मान कितना है 2000 -1, इसको लिख सकते हो 1/1999। इसका मान निकालो कैलकुलेटर से, कितना आएगा 0.0005। एमीटर, ये इसका मान आएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखना समझना, ठीक है। चलो कहानी यही है कि आगे हमको पता था, आगे हमको तो कहानी वहां से निकालनी है, ये पता नहीं तो निकालना पड़ेगा। आई का मान हमको पता है, RSH निकालना है, n का लिया नाम, n से हमने निकाला ये, ठीक है। क्योंकि मिली एम्पियर में था तो हमने इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया, फिर हमें ये मिल गया n का मान, और n का मान जब मिल गया तो हमने कुछ किया तो हमको RSH का मान मिल गया। RSH का मान मिल गया तो मतलब इतने शंट का प्रतिरोध लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम 0.005 एम्पियर ओम का, सॉरी मीटर नहीं होगा बेटा, यहाँ ओम होगा, ओम होगा। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है ओम होती है। इतने ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो हम इस एमीटर से, इसकी क्षमता सिर्फ 50 मिली एम्पियर थी, हम 100 एम्पियर तक की करंट को मेजर कर पाएंगे। अब ऐसा कैसे होता है, कहानी देखो फिर कितनी सी, ऐसा इसलिए होता है कि अब यहाँ पे मान लो 100 एम्पियर करंट बह रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना कि रेजिस्टेंस ऐसा कितना है, इतना कम रेजिस्टेंस है बेटा 0.0005, तो करंट मैक्सिमम यहाँ से बहने लगेगी, मैक्सिमम करंट यहाँ से बहने लगेगी, और यहाँ जो करंट होगी ना बच्चे, यहाँ करंट कम जाएगी, तो ये सेफ भी होगा, हमारा एमिटर सुरक्षित भी रहेगा, और हमें पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो मिलने लगेगी, ठीक है। क्वेश्चंस को लगाना, इसके बाद जो प्रॉब्लम होगी फिर पूछेंगे, ठीक है।